Pressure and winds. So the next factor that affects the India's climate is pressure and winds. The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions. तो अभी तक हमने जो फैक्टर्स पढ़े थे वो लैटिट्यूड से रिलेटेड थे कि इंडिया जो है वो किस किस तरीके के लैटिट्यूड्स पे लाई कर रहा है। फिर ऑल्टीट्यूड था कि जो फिजिकल फीचर्स हैं उनकी हाइट कितनी है, राइट, उस पर डिपेंड करता है। अब तीसरा जो फीचर है, जो फैक्टर है इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। तो मेन तीन ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को, इंडिया की जो वेदर कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनको अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट इज प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, देन अपर एयर सर्कुलेशन, देन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स मतलब कि जो हवा है उसका कितना प्रेशर है, उस एरिया में कितना दबाव है। और सरफेस विंड्स, तो दो तरीके की हवाएं जो हैं वो होती हैं। जैसे ये अर्थ का सरफेस है तो कुछ हवाएं जो है वो यहाँ अर्थ के सरफेस के ऊपर बह रही होंगी और कुछ यहाँ ऊपर बहती हैं, राइट। तो हम सरफेस विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जो दूसरा फैक्टर है वो है अपर सर्कुलेशन। तो हवा में ऊपर जो है वो क्या होते हैं, जो मैंने बोला आपको, पहला जो है वो यहाँ पे सरफेस विंड और इसके प्रेशर की बात है, और दूसरा जो है वो इस अपर सर्कुलेशन में जो हवाएं चल रही हैं, जो ऊपर वाले एरिया में हवा का सर्कुलेशन चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे अफेक्ट करता है। देन थर्ड इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न एरिया में जो मेडिटेरेनियन सी है वहां पे बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बहुत सारी जो फिनोमेना हैं वो होते हैं, और उसकी वजह से इंडिया के क्लाइमेट पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो वो भी हम समझेंगे कि जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं ये इंडिया को कैसे अफेक्ट करती हैं, उसके क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती हैं। तो हम आज इस वीडियो में प्रेशर एंड सरफेस विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट दो वीडियोस में फिर हम इन दोनों टॉपिक्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। अब इंडिया जो है वो एक ऐसे रीजन में लाई करता है जो कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो है वहां पे बहती हैं, राइट। अब ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स क्या है, तो ये वाला टॉपिक थोड़ा ना टेक्निकल है। इसमें काफी सारे जो टॉपिक्स हैं, काफी सारी चीजों के नाम तो दे दिए हैं, बट उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि आखिरकार वो क्या है। और उनको समझे बिना आपको ये पूरा जो टॉपिक है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, या जो पूरा सिस्टम है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, वो किस तरीके से क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, वो नहीं समझ आएंगे अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो, राइट। सो अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस में हवाएं बहती रहती हैं, राइट। तो जो आप ये वाले 30 डिग्री नॉर्थ से लेके इक्वेटर के बीच में जो हवाएं बहती हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में बहती हैं, राइट, इस तरीके से। वहीं 30 डिग्री साउथ से लेके जो इक्वेटर है उसमें कैसे हवाएं बहती है, इस डायरेक्शन में। फिर 30 डिग्री से आप 60 डिग्री साउथ देखोगे तो ऐसे बह रही हैं, और यही 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री में देखोगे तो आप इस तरीके से बह रही हैं। मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न है हवा के बहने का। अब ऐसा क्यों है, क्यों हवा जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती है। तो सबसे पहले हवा के इस डायरेक्शन को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, राइट। मतलब अगर किसी जगह पे हाई प्रेशर है और वहीं इस तरफ लो प्रेशर है, तो हवा की डायरेक्शन कैसी होने वाली है, वो यहाँ से यहाँ की तरफ होगी। वो इस डायरेक्शन से, वो वेस्ट से ईस्ट तरफ बहेगी, राइट। तो आपको ये चीज समझनी है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही क्यों बहती है, उसके लिए आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई चीज, जैसे हवा जो है वो गर्म हो रही है तो वो हल्की हो जाती है और वो उठने लगती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे मान लो बहुत ज्यादा हीट है, राइट, यहाँ हीट है। अब हीट की वजह से क्या होगा, जो हवा है वो भी बहुत गर्म हो जाएगी, और उसकी वजह से वो हवा एक तरीके से हल्की हो जाएगी, वो धीरे 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 करके ऊपर उठने लगेगी, राइट, वो ऊपर की तरफ उठने लगेगी। अब जब वो हवा, यहाँ पे जो हवा थी, जब वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो फिर क्या होगा, वो इधर से हवा को प्रेशर करने लगेगी, दबाव जो है वो डालने लगेगी इस ऊपर वाली हवा पे। तो मतलब धीरे धीरे करके ये जो हवा है वो ऊपर उठ के इधर इधर जाने लगेगी, राइट। अब जैसे जैसे वो यहाँ जाएगी तो वो इस तरफ वाली हवा को प्रेशर करेगी। मतलब ये हवा तो ऊपर चली गई, अब वो अपने लिए जगह ढूंढ रही है कि मैं और किस तरफ जाऊं। तो जब वो ये हवा यहाँ से उठेगी तो वो इस तरीके से, वो थोड़ी देर बाद फिर से कुछ ऐसी कंडीशंस बनेगी जिससे वो इस तरीके से वापस से नीचे की तरफ आने लगेगी। यहाँ हीट थी, हवा ऊपर उठी और वो इस तरीके से अब वापस से डाइवर्ज होने लगी। और जब वो ऊपर की तरफ इस तरीके से आएगी तो वो इस वाली हवा को फिर प्रेशर करेगी, यहाँ दबाव डालेगी।
अब जब इस वाली हवा पे, जब यहाँ की हवा पे दबाव पड़ेगा तो वो भी भागेगी यहाँ से, वो भी जगह ढूंढेगी। तो अब वो प्रेशर से क्या होगी, वो इस तरफ आने लगेगी, क्योंकि उसे यहाँ पे खाली जगह मिल रही है। अब यहाँ पे खाली जगह क्यों हुई, क्योंकि यहाँ की हवा तो ऑलरेडी उठ चुकी है। तो ये वाली हवा उठी और ये ऐसे नीचे जाएगी और फिर इधर पे क्योंकि दबाव पड़ेगा, हाई प्रेशर बनेगा और वो हाई प्रेशर से इस तरीके से लो प्रेशर की तरफ आएगी। राइट, यहाँ पे दबाव बना मतलब यहाँ प्रेशर हाई हो गया। अब हाई प्रेशर से क्योंकि उसको भी जगह चाहिए, तो वो जहाँ पे जगह है, जगह कहाँ होगी, जहाँ लो प्रेशर होगा तो उसकी तरफ भागेगी। तो हमेशा जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये जो डायरेक्शंस, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हवा अर्थ के ऊपर बह रही है, अर्थ के सरफेस पे, इसका क्या रीजन है। मतलब कि पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ जो प्रेशर है हवा का, उसका चक्कर है। यहाँ पे मतलब अगर हवा यहाँ से इस तरफ इक्वेटर की तरफ बह रही है, इसका मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर है और इक्वेटर पे लो प्रेशर है। अब इक्वेटर पे लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो सूरज है, मान लो यहाँ पे है, तो सूरज की डायरेक्ट हीट जो है वो इक्वेटर पे पड़ती है। अब अगर इक्वेटर पे डायरेक्ट हीट होगी तो यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा गर्मी है, ये एरिया सबसे ज्यादा हीट रिसीव कर रहा है, सनलाइट रिसीव कर रहा है। अब सनलाइट रिसीव करेगा, हीट यहाँ पे ज्यादा होगी, तो क्या होगा, यहाँ की हवा जो है वो ऊपर उठ जाएगी। राइट, यहाँ की जो हवा है वो इस तरीके से ऊपर उठ गई। अब ऊपर उठेगी तो वो यहाँ पे जाके डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ से भी इस तरीके से वो इस तरफ से डाइवर्ज हो जाएगी। ये आप 3D में समझो, मान लो मतलब हवा जो है वो इस तरीके से, ये अर्थ का सरफेस है तो यहाँ से ऐसे ऐसे उठी ऊपर। राइट, तो यहाँ से ऐसे उठी और वो अब नीचे की तरफ डाइवर्ज करने लगेगी। अब जब वो नीचे की तरफ आने लगेगी तो यहाँ पे क्या हाई प्रेशर बन गया, और क्योंकि हवा जो है वो स्केप करेगी यहाँ से, तो वो लो प्रेशर की तरफ आएगी, अब वो इस तरफ से आएगी। राइट, तो ये वाला जो एरिया है 30 डिग्री नॉर्थ वाला, वो इस एरिया के मुकाबले, इक्वेटर के मुकाबले ठंडा रहेगा। राइट, यहाँ पे दबाव ज्यादा है और यहाँ पे गर्मी है, तो हवा किस डायरेक्शन में बहेगी, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहेगी। राइट, हमें ये समझ आ गया कि हवा जो है वो कैसे बह रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रही है। बट अभी जस्ट हमने पढ़ा कि इंडिया जो है वो कैसे एरिया में लाई करता है, वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के एरिया में लाई करता है। ऐसी जगह है इंडिया जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो है वो बहती हैं। बट हम तो कह रहे हैं यहाँ पे कि हवा जो है वो तो नॉर्थ टू साउथ बह रही है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कहाँ से आ गई। तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बनी है ये जो अर्थ है उसके रोटेशन की वजह से। राइट, अब क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट तरफ रोटेट करती है। राइट, तो इसके ऊपर जो हवा बह रही है उसकी स्पीड और अर्थ के रोटेट करने की स्पीड में अंतर होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हवा अर्थ के ऊपर बह रही है वो टिल्ट कर जाती है, वो मुड़ जाती है इस तरीके से। राइट, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। अब जैसे आपने कभी ट्रेन में आप जा रहे होंगे तो आपने कभी देखा होगा कि अगर आपके सामने वाली खिड़की के बाहर कोई पानी फेंकता है तो वो पानी उड़ के आपके जो खिड़की है उससे अंदर आ जाता है। राइट, तो मतलब अगर वो ट्रेन की खिड़की से पानी फेंक रहा था तो पानी नीचे जाना चाहिए था, वो उड़ के आपके खिड़की से अंदर क्यों आ गया। राइट, तो इसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। राइट, ये एक तरीके से ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि अगर दो चीजें साथ चल रही है, जैसे अर्थ यहाँ पे चल रही है, अर्थ अपनी स्पीड से चल रही है और इसके ऊपर फिर दूसरी चीज भी है, हवा भी बह रही है, तो अर्थ के कारण क्या होगा, अर्थ के जो स्पीड है उसके कारण ये वाली जो हवा है वो बेंड कर जाएगी। राइट, मान लो आप बस वगैरह से जा रहे हो, राइट, और कोई चीज फेंकते हो, तो फेंक के चीज जो है वो इस तरीके से बेंड होके पीछे जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने जहां फेंकी वो वहीं की वहीं ऐसे गिर जाएगी, नहीं, वो पीछे ऐसे बेंड होके जाएगी। तो सेम चीज हवा के साथ भी है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी फिनोमेना को, जिसमें कि अर्थ के रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, या किसी भी चीज के रोटेट होने के कारण या तेज से चलने के कारण दूसरी चीज की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ अर्थ रोटेट हो रही है, ऊपर से हवा भी बह रही है। तो हवा जब बहेगी और अर्थ रोटेट कर रही है उसके कारण हवा की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। इसका आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप पार्क में जाते हो तो एक इस तरीके से गोल वाला स्विंग होता है, मतलब इसको अगर घुमाते हैं तो इस तरीके से गोल गोल घूमता है, और आप बहुत सारे बच्चे जो है वो इस तरीके से यहाँ बैठ सकते हैं, बैठने की जगह होती है या खड़े होने की होती है। तो मान लो आप ऐसे स्विंग पे हो और बहुत तेज जो ये स्विंग है ये घूम रहा है, एकदम सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अब कोई बच्चा अगर एक बॉल यहाँ से फेंकेगा तो उसने बॉल फेंकी सीधी, तो टेक्निकली आपके हिसाब से कैसे जानी चाहिए, बॉल इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। बट बॉल क्या होगा, वो इस तरीके से बैंड हो जाएगी, इस तरीके से बैंड हो जाएगी और फिर वो इस बच्चे के पास चली जाएगी। राइट, तो यही है कोरियोलिस फोर्स। राइट, तो इस कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, हमारे अर्थ की जो हवा थी, अर्थ के ऊपर जो हवा बह रही
तो उसको अभी तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से ऐसे नॉर्थ से सीधा सीधा एकदम साउथ की तरफ आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। अर्थ जो है वो इधर से आते आते ऐसे बेंड हो गई, और इसका रीजन यही है कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रहा है और वो अर्थ को इस तरीके से घुमा दे रहा है, राइट। अब ऊपर की हवा जो है वो ऐसे बह रही है, नॉर्थ टू साउथ। अब नीचे की हवा कैसे बहेगी? नीचे क्या है, यहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे गर्म है, तो यहाँ की कैसे बहेगी? साउथ टू नॉर्थ। अब ये वाली हवा यहाँ बह रही है, ये वाली हवा यहाँ बह रही है, और अर्थ क्या चल रही है? अर्थ चल रही है ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो अर्थ अगर ऐसे चल रही है तो वो इन दोनों हवाओं को ऐसे इस तरफ बेंड कर देगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। हवा कैसे जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट कर रही है, तो वो हवा को इस डायरेक्शन में बेंड करवा देगी। तो ये जो हवाएं बहती आ रही थी, हमारी जो विंड्स बहती आ रही थी, ये ऐसे बेंड हो जाएंगी। वो ऐसे ना आने की बजाय वो क्या हो जाएगी? ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगी, इधर आ जाएंगी, राइट। वो ऐसे आ जाएंगी, राइट। अर्थ की जो मोशन है, अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसके अपोजिट में, राइट। तो पहले हम कह रहे थे कि नॉर्थ से साउथ में बहनी चाहिए, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये कैसे बह रही हैं? वो ऐसे बह रही हैं। ये आपने बनाया नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और यहाँ पे आपका साउथ। अब पहले हम कह रहे थे हवा कैसे बहनी चाहिए? ऐसे, नॉर्थ टू साउथ, बट अब वो कैसे बह रही है? अब वो बह रही है ऐसे, राइट। तो आप ये देखो, ये जो हवा है इसकी टेल किधर है? वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, राइट, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से ये वाला जो एरिया है वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो इसे हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये वाला जो एरिया है वो वेस्ट एंड साउथ के बीच में, तो इसे हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। और ये साउथ और ईस्ट के बीच में ये वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट, राइट। पहले नॉर्थ साउथ और उसके बाद वो कौन सा या ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में है, वो चीज होगी। सो अब आप क्लियरली देख सकते हो, ये वाली जो हवा है जो नॉर्थ तरफ बह रही है वो कैसे डायरेक्शन में है? वो नॉर्थ ईस्ट तरफ बह रही है। वो यहाँ से इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो बह रही है, नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट हो रही है और इस तरीके से इस तरफ आ रही है, राइट। तो जब भी हम हवा को नाम देते हैं तो हम वो नाम देते हैं जहां से उसकी टेल है, जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है एक तरीके से। तो आप ये देखोगे यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है और वो इस तरफ जा रही है, साउथ वेस्ट में जा रही है, बट हम इसको नाम क्या देंगे? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। अब हम क्यों कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में पड़ रहा है? क्योंकि देखो, इंडिया का जो लोकेशन है दैट इज बिटवीन अराउंड 6 डिग्री सेल्सियस से लेके, जो 6 डिग्री नॉर्थ है, 6 डिग्री नॉर्थ से लेके लगभग 37 डिग्री तक इंडिया लाई करता है। तो इंडिया एक ऐसे एरिया में पड़ रहा है जहाँ पे ये वाली विंड्स बह रही हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बह रही हैं, राइट। अब वहीं हम साउथ की बात कर लेते हैं। साउथ में हवा कैसे बह रही है? साउथ में हवा बह रही है ऐसे। अब आप बताओ, ये ओरिजिनेट किस तरफ से हो रही है? ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम बोलेंगे कि ये जो हवा है ये साउथ ईस्टर्ली विंड्स हैं, ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में बह रही है, राइट। तो ऊपर की तरफ 30 डिग्री से लेके इक्वेटर में कौन सी हवा बह रही है? नॉर्थ ईस्टर्ली। और 30 डिग्री साउथ से लेके इक्वेटर के बीच में कौन सी बह रही है? साउथ ईस्टर्ली, राइट। अब बाकी जो हवाएं हैं जो ये वाली है 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में है, साउथ में और नॉर्थ में, इनका नाम आप खुद बताओगे, राइट। देखो, आपको सिर्फ एक शब्द समझाने के लिए मुझे कितना कुछ समझाना पड़ा, राइट। सो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में इंडिया लाई करता है। नाउ दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये जो हवाएं हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि कोई भी एरिया, मतलब ऐसा एरिया जो कि ट्रॉपिक से थोड़ा सा ऊपर है, राइट। मान लो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो उससे थोड़ा सा नीचे है, इस एरिया को क्या हम कहते हैं? सब ट्रॉपिकल एरिया। तो ये वाली जो हवाएं हैं नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, ये सब ट्रॉपिकल एरिया में हाई प्रेशर बनने के कारण वो बह रही हैं, राइट। Now they blow southwards, get deflected to the right due to the Coriolis force. अब ये हमने देख ही लिया कि नॉर्मली ये हवा जो है वो कैसे बह रही थी? वो तो नॉर्थ टू साउथ बह रही थी धीरे धीरे करके, बट जो कोरियोलिस फोर्स है उसने आके इसको धक्का दे दिया और ये ऐसे बेंड हो गई, राइट। तो एक्चुअल में हवा कैसे बह रही है? वो ऐसे बह रही है नॉर्थ में, एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। तो वो ऐसे बहते बहते क्या करती है? इक्वेटर में, इक्वेटर
वाले रीजन में जो लो प्रेशर है उसकी तरफ बेंड हो जाती है। अब इसका पूरा रीजन जो है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड। अब कोई भी जो हवा है अगर वो बह रही है तो उसमें मॉइस्चर कहाँ से आएगा? वो मॉइस्चर तभी तो ले पाएगी जब वो किसी वाटर बॉडी के ऊपर बह रही है। मान लो किसी समुद्र के ऊपर हवा बह रही है तभी तो वो वहां से मॉइस्चर ले पाएगी। बट ये वाला जो एरिया हम देख रहे हैं, जो इंडिया के आसपास वाला एरिया, तो वो एरिया क्या है? ऐसा एरिया है जहाँ पे जमीन है, वहां समुद्र नहीं है। तो मान लो ये आपका यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे मान लो आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो है, राइट? थोड़ा सा और ऊपर। अब हम कह रहे हैं कि ये जो हवाएं हैं वो कैसे बह रही हैं? वो बह रही हैं ऐसे, इस तरफ से ऐसे बह रही हैं। अब ये जो एरिया हमें पूरा दिख रहा है, राइट, यहाँ पे ज्यादातर लैंड दिख रही है। ये जहां से ओरिजिनेट होकर आ रही हैं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे लैंड वाला इलाका है। अब जब ये हवाएं इस लैंड के ऊपर से बहती हुई आएंगी तो मतलब ये ज्यादा पानी अपने ऊपर अपने अंदर नहीं ले पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई वाटर बॉडी है ही नहीं जो इसको पानी दे सके। अब मान लो कोई हवा यहाँ से बहेगी तो यहाँ तो पानी पानी है, तो वो अपने साथ पानी लेके चलेगी। बट लैंड के ऊपर क्योंकि पानी है ही नहीं इतना, तो वो बहुत ही कम मॉइस्चर जो है वो ले पाएगी और उसमें इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं होगा कि वो अच्छी खासी बारिश करवाए, राइट? तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसके हिसाब से इंडिया एक ऐसे इलाके में पड़ता है जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बह रही हैं, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स है ये बहुत ज़्यादा पानी अपने साथ लेके नहीं चलती हैं। इसका मतलब यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होनी चाहिए। बट हम क्या देखते हैं भाई, इंडिया जो है वहाँ पे तो अच्छी खासी बारिश होती है, वहाँ पे तो मॉनसून क्लाइमेट है, मतलब कि ऐसा क्लाइमेट है जहाँ नॉर्मली बारिश होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ हर रोज बारिश होती है। तो अगर हम ये कह रहे हैं जहाँ पे जो इंडिया है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बह रही हैं जो कि थोड़ी सूखी विंड्स होती हैं, पानी नहीं लाती हैं, फिर इंडिया में इतनी बारिश हो कैसे रही है? क्या कारण है जो इंडिया है इतना ज़्यादा पानी रिसीव करता है? सो जनरली दीज winds कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड। तो ये जो हवाएं हैं वो नॉर्मली बहुत ही कम पानी लेती हैं, कम पानी लेके चलती हैं क्योंकि ये लैंड के ऊपर बह रही हैं, राइट? देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, और इसीलिए ये जो हवाएं हैं ये बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी बारिश जो है वो नहीं लाती। हैंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड। इसका मतलब इंडिया जो है वो एक ऐसा इलाका होना चाहिए था जो कि बिल्कुल ही सूखा है, बट इट इज नॉट सो। बट ऐसा नहीं है, इंडिया तो बहुत सारी बारिश जो है रिसीव करता है, यहाँ पे तो मानसून क्लाइमेट है। तो ऐसा क्यों है? लेट अस सी व्हाई। तो वो समझने से पहले यहाँ पे आपको जो कोरियोलिस फोर्स है उसके बारे में उसकी काइंड ऑफ डेफिनेशन दी हुई है, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। बट हमने समझ चुका है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या होती है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके लिए जो डेफिनेशन है वो रट्टा लगाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एन अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। ये एक ऐसा फोर्स है जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। The Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere। तो ये एक ऐसी फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स जो है उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ के ऊपर बहने वाली जो हवाएं हैं, जो हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहती हैं वो राइट तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और जो हवाएं साउदर्न हेमिस्फेयर में बहती है वो लेफ्ट तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। दिस इज नोन एज दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ, और कोरियोलिस फोर्स को हम फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक और चीज बताई कि जो हवाएं हैं नॉर्थ में वो किस तरफ बह रही हैं? वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है, और यहाँ पे वो लेफ्ट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो देखो, आपके तरफ से ये दोनों एक ही डायरेक्शन में बह रही हैं कि ये तो वेस्ट तरफ को मुड़ रही हैं, ये दोनों की दोनों वेस्ट तरफ को मुड़ रही हैं, और आप अगर इसको ऐसे देखोगे आपको लगेगा कि दोनों के दोनों ही तो लेफ्ट तरफ बेंड कर रही है। बट ऐसा नहीं है, इनके चलने के हिसाब से देखो, अगर ये यहाँ से ऐसे ऐसे चलती आ रही है, आप यहाँ से ऐसे चल रहे हो, तो आपका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो मतलब साउदर्न हेमिस्फेयर में जो हवाएं बह रही हैं वो कैसे बह रही हैं? वो लेफ्ट तरफ को बेंड कर जा रही हैं। वही अगर ऊपर से कोई आएगा तो उसके लिए इस चीज का उल्टा हो जाएगा। आपके सामने वाले के लिए क्या होता है? आपका लेफ्ट उसका राइट होता है, और उसका लेफ्ट आपका राइट होता है, राइट? तो जब यहां से हवा आएगी तो अब इसका इस वाले के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका राइट ये है और उसका लेफ्ट ये है।
तो अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो नॉर्थ में विंड्स हैं वो कैसे बह रही हैं अपने राइट तरफ, और सारी नॉर्थ में जो भी विंड्स बह रही हैं, भले ही उनकी डायरेक्शन आपको ऐसे दिख रही है कि ये इस तरफ, ये इस तरफ, राइट, बट ये सारी की सारी अपने राइट तरफ बह रही हैं। मतलब कि ये वाली जो विंड है जो ऐसे आ रही हैं, उनका राइट क्या होगा, ये। अब ये वाली विंड जब ऐसे बह रही है, इसका राइट हो जाएगा, ये राइट है उसका और ये लेफ्ट है, राइट। अगेन फिर जो आर्कटिक सर्कल पे हवा बह रही है यहाँ से ऐसे, तो इनका राइट हो गया ये और लेफ्ट हो गया ये। तो ये जितनी भी हवाएं बह रही हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वो अपने राइट तरफ बेंड कर जाती हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और जितनी भी हवाएं साउथ में बह रही हैं वो अपने लेफ्ट तरफ बेंड करती हैं। ये वाली हवा ऐसे जा रही है तो उसका लेफ्ट हुआ ये और राइट हुआ ये। अब ये हवा ऐसे जा रही है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा ये और इसका राइट हो जाएगा ये। तो ये सब अपने लेफ्ट तरफ बेंड कर रही हैं। तो नॉर्थ वाली राइट तरफ बेंड करती हैं अपने, और साउथ वाली जो है वो अपने लेफ्ट तरफ बेंड करती हैं, उनका लेफ्ट और उनका राइट, ये समझना है, राइट। और ये बेंड क्यों हो रही हैं, वो कोरियोलिस फोर्स या फिर फेरेल्स लॉ जो है उसकी वजह से बेंड कर रही हैं। अब वापस से हम अपने प्रेशर एंड विंड पे आते हैं। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। तो इंडिया में जो प्रेशर और विंड सिस्टम है वो थोड़ा यूनिक है, राइट। ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। अब जब हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं तो उस टाइम पे हिमालयाज के नॉर्थ में, राइट, ये हमारा ऐसे इंडिया है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हिमालयाज है, राइट। अब हिमालयाज का नॉर्थ मतलब इस तरफ जो तिब्बत चाइना वो वाला इलाका है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशंस टू द साउथ। अब इस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है और इस वाले रीजन में जो हमारे ओशंस वगैरह हैं वहाँ पे लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो हवा कैसे बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वो ऐसे बहती है, राइट। मतलब कि विंटर्स में क्या होता है, हमने अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से हवा बहती है। मतलब कि वो नॉर्थ ईस्टर्ली जो विंड्स हैं वो विंटर में इंडिया के ऊपर से बहती हैं, राइट। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। बट समर्स में क्या होता है, जो ये इंटीरियर एशिया है, एशिया का अंदर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, राइट। अब अगर यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, इसका मतलब इसके मुकाबले यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। इंडिया और जो ओशंस हैं क्योंकि वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे, राइट, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और ओशन से फिर किस तरफ हवा जाएगी, इस तरफ। हाई प्रेशर अब यहाँ बन गया, इंटीरियर एशिया में अगर लो प्रेशर हुआ और यहाँ पे हाई प्रेशर, तो हवा अब ऐसे बहने वाली है, राइट। तो यहाँ पे बोला है कि इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो जो इंटीरियर एशिया है और जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द विंड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, or we can call them southwesterly winds. This causes a complete reversal of the direction of winds during summer. अब विंटर में हम कह रहे थे कि हवा ऐसे बह रही है, अब एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन में हवा जो है वो बहने लग गई। विंटर्स में ऐसे और समर्स में वो एकदम ऐसे बहने लग गई। कंप्लीट रिवर्सल जो है वो हवा का हो जाता है समर के टाइम पे। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent. अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखो कि ये क्या है, इक्वेटर है, यहाँ पे क्या है आपका, मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो साउथ में होता है कैप्रिकॉर्न और नॉर्थ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जो इंडियन ओशन है और यहाँ पे बीच में आपको यहाँ पे इंडिया जो है वो देखने मिलेगा। अब होता क्या है कि इंडियन ओशन का जो साउथ है, यहाँ से हवाएं जो है वो चलती हैं। अब यहाँ से हवाएं चलती हैं ऐसे, हमें पता है कि जो सदर्न हेमिस्फेयर में वहाँ हवाएं ऐसे बहती हैं। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ से हवा कैसे बह रही है, ऐसे। अब यहाँ पे है लो प्रेशर, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हवा टर्न ले लेती है ऐसे, राइट। यहाँ से वो ऐसे आई, और इक्वेटर पे क्योंकि वार्म एयर है और यहाँ पे जो हवा का फोर्स है, जो कोरियोलिस फोर्स है, वो काम करेगा और वो अब यहाँ की हवा को इस तरफ मोड़ देगा। तो ये सेम हवा यहाँ से बहते हुए आई और इक्वेटर के बाद वो ऐसे टर्न हो गई, वो राइट ऐसे टर्न हो गई।
तो जब ये इंडियन ओशन के ऊपर से बहती बहती आएगी तो ये अपने साथ पानी ले रही है और यहाँ पे फिर वो ऐसे टर्न कर रही है और इंडिया के ऊपर अब ये किस डायरेक्शन में बह रही है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बह रही है। यहाँ से कहाँ से आई वो, यहाँ से आई साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, राइट। अब यहाँ से ये हवाएं कैसे हो गई, पहले थी ऐसे, यहाँ से इंडियन ओशन में साउथ से शुरू हुई, तो ये वाली डायरेक्शन कैसी है, ये है इक्वेटर आपका, राइट, और यहाँ पे है इंडिया। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये हुई साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब यही हवा यहाँ पे आके इक्वेटर पे आके ऐसे मुड़ गई, सेम हवा इसने ऐसे ऐसे चक्कर ले लिया, राइट। तो अब ये वाली हवा कौन सी बन गई, अब ये बन गई साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। ये हवा, इसको हम क्या कहेंगे, सेम हवा है, यहाँ से ऐसे चलती आ रही थी, इक्वेटर के बाद कंडीशंस ऐसी बनी, इस हवा को मोड़ दिया, तो ये इक्वेटर तक इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट जो विंड है वो बोलेंगे, और साउथ वेस्ट ये इक्वेटर के बाद बन जाएगी। तो इंडिया में जो हवा आएंगी वो कौन सी आएंगी, वो साउथ वेस्टर्न विंड्स आएंगी, और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, राइट, जो अभी हमने देखा। नाउ दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हवाएं हैं वो यहाँ से क्या हुई, यहाँ पे क्या ऐसे बह रही हैं, राइट। अब ये वार्म ओशंस के ऊपर से बहती बहती क्या कर रही हैं, वो पानी ला रही हैं, ओशन के ऊपर बह रही है तो मतलब वो अपने साथ पानी लाएंगी, राइट। मतलब अब इंडिया में क्या हो रहा है कि समर के टाइम में कौन से विंड्स बह रही हैं, साउथ वेस्टर्ली विंड्स बह रही हैं, और ये अपने साथ मॉइस्चर जो है वो ला रही हैं, राइट। अब आपको समझ आया कि क्यों जो है हम ये कह रहे थे कि भाई टेक्निकली तो इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स बहनी चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, राइट, बट विंटर्स के टाइम पे तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ही बहती हैं, बट जो पूरी सिचुएशन है वो ऐसी बन जाती है कि समर के टाइम में हमारे यहाँ पे साउथ वेस्टर्ली विंड्स बहने लगती हैं। अब ऐसा इसका रीज़न क्या है, क्यों ये पूरा रिवर्सल होता है, वो जब हम इंडियन मानसून वाला टॉपिक समझेंगे इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या रीज़न है जिस वजह से यहाँ पे साउथ वेस्टर्ली जो विंड्स है वो बह रही हैं। तो विंटर में नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स बहती हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बहती हैं, ईस्टर्ली, राइट। सो विंटर में नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बहती हैं और समर में साउथ वेस्टर्ली विंड्स बहती हैं, राइट। विंटर में ऐसे और समर में ऐसे विंड्स बहती हैं, और ये वाली जो विंड है साउथ वेस्टर्ली विंड्स यही हमारे यहाँ बारिश लाती हैं, राइट, और इन्हीं को हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी कहते हैं। तो इसी के साथ अभी प्रेशर और विंड्स में जो हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो अपर सर्कुलेशन है, कि ये तो अभी हमने सरफेस विंड्स के बारे में पढ़ा कि सरफेस पे ये विंड्स चल रही हैं। अब अर्थ के सरफेस के साथ साथ ऊपर भी विंड्स बहती हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि वो कैसे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही हैं।